हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया। कुछ लोग इसे शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। आपको जो वर्ड अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम स्किज़ोफ्रेनिया के टाइप्स, कॉजेज़, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। लिहाजा स्किज़ोफ्रेनिया को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का वर्ड 1908 में सबसे पहले ह्यूगन ब्यूलर ने इंट्रोड्यूस करवाया। स्किज़ोफ्रेनिया टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। स्किज़ो का मतलब स्प्लिट एंड फ्रेनी का मतलब माइंड, लिहाजा स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब स्प्लिट माइंड। अब हम आगे देखते हैं व्हाट इज़ स्किज़ोफ्रेनिया। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें जो पेशेंट है वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। पेशेंट का माइंड कंट्रोल में नहीं होता, वो अनस्टेबल बिहेवियर शो करता है, डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड होता है, डिसओरिएंटेड हो जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, उसकी मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहती। उसके बात करने का अंदाज़ इतना चेंज हो जाता है, बिल्कुल पैरानॉइड बिहेवियर शो करता है। उसकी पर्सनैलिटी पैरानॉइड हो जाती है, मतलब डाउटफुल हो जाती है। उसे लगता है कि ये मुझे हार्म पहुंचा रहा है और वो ये मुझे मारना चाहता है। उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसके बिहेवियर में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स की सिम्टम्स जो होती है। हेलुसिनेशंस हम फॉल्स परसेप्शंस को कहते हैं और डिल्यूजन्स फॉल्स बिलीव्स को कहते हैं। उसकी जो थिंकिंग होती है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है, बिहेवियर बिल्कुल इम्पेयर हो जाता है और डेली फंक्शनिंग उसकी इम्पेयर हो जाती है और डिसेबल हो जाती है। बिल्कुल चेंज बिहेवियर उसका हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द काजेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से काजेज़ हैं। सबसे जो मेन काज है वो जेनेटिक्स हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर द स्किज़ोफ्रेनिया में भी जीन्स। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ज़्यादातर फैमिली में रन करते हैं। अगर मदर या फादर दोनों में से किसी एक को भी स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम रहा है तो बच्चे में जीन्स ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इस तरह जेनेटिक्स जो है वो मेन काज है स्किज़ोफ्रेनिया का। इसी तरह ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया है ही मेंटल डिसऑर्डर, लिहाजा ब्रेन में अगर कुछ भी चेंज आता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया को लीड कर सकता है। सिमिलरली कुछ केमिकल चेंजेस जो हैं वो ब्रेन के अंदर होती हैं, उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। केमिकल चेंजेस जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं, डोपामीन है, ग्लूटामेट है, सेरोटोनिन है, ये इम्बैलेंस हो जाते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को लीड करते हैं। इन जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये नर्व सेल्स के दरमियान मैसेज जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक नर्व से दूसरे नर्व सेल की तरफ। लिहाजा अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो मैसेज सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये लीड करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को। सिमिलरली प्रेगनेंसी और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस भी स्किज़ोफ्रेनिया को लीड करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान स्किज़ोफ्रेनिया का जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वुमेन का प्री टर्म डिलीवरीज नहीं हुई तो उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा होंगी और वो स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकती हैं। और इसी तरह अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो वो भी स्किज़ोफ्रेनिया करवा सकता है। मतलब अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा है तो उसकी वजह से जो मेमोरी या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो इम्पेयर हो सकते हैं और वर्बल लर्निंग भी इम्पेयर हो सकती है। इसी तरह अगर प्रीवियसली ड्रग्स को यूज़ किया गया है तो वो भी स्किज़ोफ्रेनिया करा सकती हैं। ड्रग्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ कर देती हैं इसको स्किज़ोफ्रेनिया के। कुछ ड्रग्स जैसे कि कोकेन, LSD जिसे हम एम्फेटामीन्स भी कहते हैं वो ट्रिगर करती हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया की बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को डिस्कस करते हैं। जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है इसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, अनयूजुअल फिजिकल मूवमेंट एंड इलॉजिकल थॉट्स, ये प्रीडोमिनेंट होती हैं। इसमें पेशेंट जो होता है उसके फॉल्स बिलीव्स होते हैं और फॉल्स परसेप्शंस होती हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ को परसीव करेगा वो फॉल्स होगी। उसके जो बिहेवियर, जो उसकी मूवमेंट होगी वो अनयूजुअल होंगी। उसकी थॉट्स बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, इलॉजिकल थॉट्स होगा, वो डिफरेंट तरीके से सोचेगा, इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं होगा उसकी थॉट्स का। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसमें पेशेंट का जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं। फुलिश और बेजारी बिहेवियर शो करता है, फॉल्स बिलीव्स हो जाते हैं उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो डिसओरिएंटेड हो जाता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो
कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। इसके अंदर पेशेंट की जो मूवमेंट है वो इफ़ेक्टेड होती हैं, इसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती हैं, जैसे कि स्टूपर मूवमेंट, कैटालेप्सी आ जाती है। स्टूपर जो है वो एक स्टेट है क्लोज टू अनकॉन्शियसनेस उसकी मूवमेंट हो जाती है, जैसे कि वो इस तरह उसकी मूवमेंट होती है जैसे वो कॉन्शियस नहीं है, वो अनकॉन्शियस लेवल में है, ठीक है। इस तरह कैटालेप्सी जो है ये इसमें सीजर्स आ जाते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, मतलब जो उसकी लिम्स हैं वो एक ही पोजीशन में स्टे कर जाते हैं। इसको हम कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट जो है वो डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो जाती है, उसकी कैटाटोनिक बिहेवियर हो जाता है, उसकी जो नेगेटिव सिम्टम्स है वो शो हो जाती हैं, जैसे कि डिमिनिश हो जाती है, इमोशनल एक्सपीरियंस उसका डिमिनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी टाइप वो है रेजिड्यूअल स्किज़ोफ्रेनिया। रेजिड्यूअल जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसमें ये पास्ट में पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया का कोई एपिसोड रहा होता है, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो शो नहीं हो रही होती। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया में जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं, जैसे कि अपैथी आ जाता है, एनहिडोनिया आ जाता है, लेक ऑफ मोटिवेशन, लो एक्टिविटी विद द एब्सेंस ऑफ हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। इसमें क्या होता है, एनहिडोनिया होता है। एनहिडोनिया का क्या मतलब है, इनएबिलिटी टू फील प्लेयर, वो किसी भी चीज़ में प्लेयर फील नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद अपैथी आ जाता है जो कि लेक ऑफ मोटिवेशन है टू डू एनीथिंग। ये एक नेगेटिव सिम्टम है स्किज़ोफ्रेनिया का, मतलब उसके अंदर मोटिवेशंस जो होती हैं उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, वो किसी चीज़ से मोटिवेट नहीं होता, बिल्कुल लेजी बिहेवियर उसका शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है अनस्पेसिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि जिसमें पेशेंट जो है वो डिस्ट्रेस फील करता है, उसकी जितना भी माइंड जिसका उसका सारा माइंड जो है वो डिसेबल हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहा है, उसकी मूवमेंट भी अनस्टेबल हो जाती हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती उसके साथ क्या हो रहा है। हम पढ़ते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स। स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस एंड सिम्टम्स कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स आ जाता है, जिसको फॉल्स बिलीव्स कहते हैं, जो कि रियलिटी पे बेस नहीं करते हैं। पेशेंट समझता है ये कोई मेरे साथ चीट कर रहा है, ये मुझे हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है। इसी तरह हेलुसिनेशन आ जाता है कि जो फॉल्स परसेप्शंस होती हैं उसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डोर वगैरह पड़ी हुई है तो पेशेंट उसको सांप फील कर सकता है, ये उसकी फॉल्स परसेप्शंस में आ सकता है। सिमिलरली उसकी जो थिंकिंग है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, उसकी जो स्पीच है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, अब नॉर्मल मोटर बिहेवियर हो जाता है उसका। इसी तरह उसके कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं, जैसे कि लेक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स हो जाता है उसका, ठीक है। इसके नेगेटिव सिम्टम्स हैं जैसे हमने पहले भी पढ़ा, एनहिडोनिया आ जाता है, जिसे हम इनएबिलिटी टू फील प्लेयर कहते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ में प्लेयर फील नहीं करता है। इसी तरह अपैथी आ जाता है, लेक ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग, ये इसके नेगेटिव सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। इधर कुछ सिम्टम्स दिखाए गए हैं, जैसे कि पुअर मेमोरी हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता, क्राइंग विदाउट रीज़न, किसी भी रीज़न के बगैर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स, उसके बोलने में डिसऑर्गेनाइज स्पीच हो जाती है, ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहा होता, वो लफ्ज़ जो है वो ठीक तरीके से नहीं निकलते उसके। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो जाती है, फॉल्स परसेप्शन, मतलब कि उसको आवाज़ें जो हैं उसकी जो परसीव कर रहा है वो ठीक तरीके से नहीं परसीव कर पा रहा होता, ठीक है। इसी तरह विजुअल हेलुसिनेशन आ जाती है, लेक ऑफ मोटिवेशन आ जाती है, मतलब वो बिल्कुल लेज़ी हो जाता है और वो मोटिवेट नहीं हो पाता किसी चीज़ से। विजुअल हेलुसिनेशन आ जाती है, ठीक है। उसको एग्रेसिव मूड हो जाता है, उसका मूड बहुत ज़्यादा, बात बात पे वो गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और लाफ विदाउट रीज़न, किसी भी रीज़न के बगैर वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ साइंस है उसके, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है इसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, चाहे इसके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो जाए, मतलब इसके सिम्टम्स जो हैं वो कम भी हो जाएं, ख़त्म भी हो जाए, फिर भी इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मेडिकेशंस की जा सकती हैं, मेडिकेशंस के ज़रिए उसको ट्रीट किया जा सकता है, कुछ साइकोसोशल थेरेपी के ज़रिए भी उसको मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं मेडिकेशंस में कौन सी जो है ड्रग्स दी जा सकती हैं। एंटीसाइकोटिक एजेंट्स जो हैं वो फर्स्ट
साइन ट्रीटमेंट के तौर पर एक्ट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। ये ड्रग्स जो हैं वो उसको उसकी सिम्टम्स को कम करने में हेल्प करती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि हम सोशल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं जिसके ज़रिए हम स्किज़ोफ्रेनिया को कोप कर सकते हैं। इसमें आ जाता है जैसे जॉइन ए पीयर सपोर्ट ग्रुप, एक ग्रुप बनाया जाए जो आपके साथी हैं उनके साथ मिलके वो आपको हेल्प करें, आपके सिम्टम्स को कम करने में आपकी हेल्प करें। इसी तरह कम्युनिटी हाउसिंग बनाए जाए, इस तरह के फ्रेंडशिप की जाए, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप की जाए, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना फीडबैक पूछें किसी से, अगर वो पेशेंट जो है वो किसी से अपना फीडबैक पूछे मेरा क्या फीडबैक है इस चीज़ के बारे में, तो वो कोप कर सकता है स्किज़ोफ्रेनिया को। इसी तरह अगर वो पार्टिसिपेट करे कुछ सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर, तो वो भी कोप कर सकता है स्किज़ोफ्रेनिया को। इस तरह हम देख सकते हैं कि हम सोशल स्ट्रेटजीज़ कौन सी हैं जिनके ज़रिए हम स्किज़ोफ्रेनिया की जो सिम्टम्स हैं उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।